गुजरात की। अब से पहले हमने आपको हिमाचल के तमाम जो चेहरे हैं, संभावित चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए, उसके बारे में जिक्र किया। इस बीच एक बड़ी खबर सहयोगी के पास आ रही है। भूपेंद्र पटेल सरकार के मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट भी अब सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उसके बाद अब संभावित लिस्ट कौन सी हो सकती है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर्ष सांघवी, शंकर चौधरी को फिर से एक बार मौका मिल सकता है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को भी जगह मिल सकती है। सागर, तो चलिए बिल्कुल बड़ी खबर, संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जयेश राठिया का भी नाम शामिल है और कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं। अमित शाह को भी यहां पर जगह मिल सकती है। तो देखिए तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जो लगातार गुजरात में चर्चाएं चल रही हैं कि कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। हर्ष संघवी और अगर हम बात करें भूपेंद्र पटेल सरकार में पिछले कार्यकाल में कई ऐसे मंत्री रहे थे, उनका प्रदर्शन बेशक बेहतर नहीं रहा, लेकिन हो सकता है उन पर भी विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने जो इतिहास बनाया गुजरात के अंदर, वो काबिले तारीफ। कल के दिन की तस्वीरें आपने देखी, जश्न का दौर किस तरह से जारी रहा। सन 1985 जब कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी और बीजेपी ने उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया सन 2022 में। फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर विवादित बयान भी दिए। राजभवन में राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, पूर्व कैबिनेट के पास सीएम पद में इस्तीफा दिया है। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम पद से इस्तीफा दिया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चारुल, बिल्कुल, तो राजभवन में राज्यपाल से मिले हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम पद से इस्तीफा दिया गया है और कल विधायक दल की बैठक होगी। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। तो गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार सत्ता में काबिज हुई है और इसी क्रम में राजभवन में राज्यपाल से मिले हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा सौंपा है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो 7वीं बार सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी। आइए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक जीत की जो कल हमने देखा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने। ये आप देख रहे हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर पूरे कैबिनेट ने देखिए इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल में मुलाकात हुई। अब गुजरात के संभावित मंत्री कौन से होंगे उनका भी जिक्र कर लेते हैं। हर्ष संघवी, अभी आपने देखा कि जो सरकार थी उसमें भी वो रहे हैं। उसके बाद शंकर चौधरी, ये भी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गुजरात की जो नया कैबिनेट बनेगा उसमें इन्हें जगह दी जा सकती है। हार्दिक पटेल युवा चेहरा है और आपने इससे पहले भी देखा होगा कि वो कांग्रेस में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार लड़े और पाटीदार समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। अल्पेश ठाकुर, एक और युवा नेता जिस पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का ये माना जा रहा है कि ये संभावनाएं हैं कि अल्पेश ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऋषिकेश पटेल, ये भी एक और संभावित चेहरा है जिन्हें गुजरात के नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अमित ठाकर का नाम भी इसमें देखिए सामने आ रहा है। तमाम ऐसे चेहरे, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, कयास लगातार चल रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है गुजरात कैबिनेट का संभावित चेहरा, आपके पास क्या जानकारी? देखिए 156 विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने उस मकाम को गुजरात से अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि 1.5 साल के बाद जो है लोकसभा के चुनाव आएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की और लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि जिस कदर का आंकड़ा और जीत बड़ी सामने उभर कर आई है उससे प्रधानमंत्री खुद आश्वस्त होंगे कि अब गुजरात में ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। हर जिला, हर तबके और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो चुन के आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा और उसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब
राज्यपाल को मुख्यमंत्री का नाम बताया जाएगा कि गुजरात में शपथ ये मुख्यमंत्री लेंगे। बहरहाल इससे पहले भी मैं की बैठक भी, मेहुल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहा जा सकता है कि बेहद अहम है ये बैठक विधायक दल की जो होने वाली है, और भी एक एक अपडेट देंगे सागर। देखिए क्या है कि हम गुजरात की जीत पर भी बात करेंगे, संभावित मंत्रियों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी वो चेहरा जिन्होंने सन 2017 में 30 रैलियां की थी, कांग्रेस 77 सीटें जीतकर आई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ना जाने क्यों गुजरात चुनाव से दूरियां बनाकर बैठे थे। शायद उन्हें पहले ही पता था कि गुजरात चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस समय राहुल गांधी रोडमैप तैयार कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव का। रुद्र जी हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। रुद्र जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। क्या राहुल गांधी पहले ही भाप चुके थे कि यहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है? क्योंकि दूरियां जो उनकी बनी रही, वो जानते थे कि अगर हम जाएंगे चुनावी मैदान में तो बीजेपी को एक प्लस पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि सन 2017 में करीब 30 रैलियां किए थे राहुल गांधी। आइए, तो ऐसे में क्या वजह रही मेन इस बड़ी जीत की बीजेपी के पीछे? देखिए, राहुल गांधी के जो भी रणनीतिकार हैं, उन्होंने उनको ये शायद ये समझाया था या बताया था कि अगर आप जो यात्रा लेके निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के बीच में अगर आप चुनाव में जाते हैं और चुनाव के परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आते हैं, तो फिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आपका संकल्प है या फिर इसका जो जब आप यात्रा को ख़त्म करेंगे तो इसका जो उद्देश्य था, इसका जो ध्येय था, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं जो आप एक ध्येय लेकर चले हैं, उसको कहीं ना कहीं मतलब वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी। तो इसकी वजह से उन्होंने चुनाव में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, और ना ही वो हिमाचल बहुत ज़्यादा गए, ना ही गुजरात गए। तो उनका फोकस केवल भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहा। तो चलिए, ये वजह थी कि आखिर कांग्रेस ने चुनाव से दूरियां क्यों बनाई। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की, और उसमें तमाम बातें होंगी, क्योंकि 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत कर, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सत्ता में काबिज हो चुकी है। और ऐसे में अब क्योंकि सुबह को यानी कल आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक होनी है, और उसको लेकर संभावित चेहरे कौन से होंगे गुजरात में, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं अश्विनी जी, कि कौन कौन से ऐसे संभावित चेहरे हो सकते हैं जिनके बारे में हम कहें कि हाँ, इनका नाम जो है वो तय माना जा सकता है। हम टच बॉल पर चलते हैं और आपसे चर्चा करते हैं, क्योंकि संभावित चेहरों की जब हम बात करते हैं तो कई सारे संभावित चेहरे आ रहे हैं, और उसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हर्ष संघवी गुजरात में गृह मंत्री रहे हैं, इनके बारे में क्या जानकारी? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, हर्ष संघवी जी बनाने से पहले तो चुनाव से पहले अमित शाह जी ने हालांकि भूपेंद्र सिंह पटेल का नाम बोल दिया था कि हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, बट भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है लोगों को सरप्राइज और झटके देते रही है। उन्होंने पहले भी 3 बार चीफ मिनिस्टर बदले हैं, तो हो ना हो भाजपा इस बार भी कुछ सरप्राइज करे, और जो हम गुणा गणित लगा रहे हैं हो सकता है वो सही ना बैठे। तो अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह पटेल जो है चीफ मिनिस्टर होंगे, बट आप कह नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का हमेशा ऐसा रहा, उन्होंने पिछले बार भी 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदले हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बट भाजपा सरप्राइज करती है। बिल्कुल, और हर्ष संघवी देखिए माने जाते हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी हैं। अच्छा, दूसरा नाम है शंकर चौधरी, जिनका नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है, और माना जा रहा है कि शंकर चौधरी को जगह मिल सकती है। हार्दिक पटेल तीसरा नाम, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इन्हें मौका मिल सकता है, पाटीदार समुदाय में अच्छी पकड़ है। जी, इनकी पकड़ अच्छी है, पर भाजपा का एक और चरित्र रहा है कि भाजपा जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं उनको बहुत जल्दी प्रमोट नहीं करती है। चूंकि ये कांग्रेस से आए हैं, हालांकि इनका नाम है, ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इनका क्या पोर्टफोलियो होगा ये एक सवाल रहेगा, पर इनको मंत्रिमंडल जगह जरूर मिलेगी, क्योंकि ये अच्छे समाज से आते हैं, जो जिन्होंने अच्छे वोट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिलाए हैं इस चुनाव में। इनके समाज से युवाओं में एक अच्छा चेहरा है अल्पेश ठाकुर। जी, अल्पेश ठाकुर भी एक युवा नेता के तौर पे उभरे हैं, और भाजपा जो है हमेशा जब प्रमोट करती है इस चीज़ को, भारतीय जनता पार्टी की जो है चेहरे ज़्यादा, जितना जो राजनीति में चेहरे हैं वो जितना यंग हो उतना अच्छा होता है। तो इनको यंग तरीके से अब आप कैबिनेट में भी देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर हैं और बहुत सारे चेहरे हैं। तो मुझे लगता है गुजरात में भी जो है युवाओं को मौका मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे संभावित मंत्री हैं, जिसमें हार्दिक पटेल का नाम है, हर्ष संघवी का नाम है, ऋषिकेश पटेल का नाम भी सामने आ रहा है, और इसके साथ ही अल्पेश ठाकुर, उनका नाम भी सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जगह
मिल सकती है और कयास लग रहे हैं अमित ठाकुर का नाम भी शामिल। जी अमित ठाकुर का नाम भी शामिल है। मैं एक चीज को देख के बहुत सरप्राइज हूँ कि इनमें महिलाएं बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात कैबिनेट में पहले भी महिलाएं बहुत कम थी, जबकि एक टाइम पे चीफ मिनिस्टर भी महिला थी, तब भी उनके उसमें महिलाएं बहुत कम थी। अभी भी संभावित लिस्ट में महिलाओं की मुझे बहुत कमी दिख रही है जी। तो चलिए ये फिर अहम हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल में जो हम संभावित चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, उसमें कांग्रेस की तरफ से महिला फेस आगे आ रहा है। तो ऐसे में फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधेगी। चलिए तो हम हिमाचल की बात करते हैं। मेरे सहयोगी सागर के पास कुछ जानकारियां हैं। तो देखिए, बात हम हिमाचल की है कि आखिर जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि किसको सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, कौन होगा मुख्यमंत्री हिमाचल में। लेकिन गुजरात जहां पर हमने बार बार ये जिक्र किया कि 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये इंतजार अब और लंबा करना पड़ेगा विपक्ष की पार्टियों को, क्योंकि अब जब चुनाव होंगे तो बीजेपी 32 सालों से लगातार सत्ता में काबिज हुई रहेगी। यानी कि 3 दशकों से जिस बीजेपी का राज रहेगा, आने वाले चुनाव में क्या उनके लिए इतना आसान होगा, क्योंकि सामने आ खड़ा है लोकसभा चुनाव। रुद्र जी देखिए, गुजरात तो कभी जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, देश में है या प्रदेश में है, तब तक विपक्षियों के लिए गुजरात तो कम से कम आप समझ लीजिए कि असंभव सी चीज़ है। आप ये मान रहे बिना मोदी जी के सहारे ये सब कुछ संभव है गुजरात में? बिल्कुल बिल्कुल, बिना मोदी और अमित शाह, मैं दोनों का कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है, अगर ये जोड़ी जहां भी है और ये उनका गृह प्रदेश है, आपने देखा कि चुनाव इन्होंने किस हद तक लड़ा, किस गली गली तक गए, मतलब सारे काम छोड़ के ये लोग ये चुनाव में लगे रहे। इसके बावजूद भी, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट इनके पास थी कि हम गुजरात का चुनाव जीत रहे हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। और आप देखिए कि वो चुनाव लड़ने का, उस तरीके से चुनाव लड़ने का नतीजा हम देख रहे हैं कि उन्होंने इतिहास रचा। अच्छा, अगर हम संभावित मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो बीजेपी किन किन चेहरों को मौका दे सकती है? क्या जो पुराने मंत्रियों का कार्यकाल रहा उसको देखते हुए पुराने मंत्रियों को फिर एक बार मौका दिया जाएगा? आपके जहन में क्या है? देखिए, जो बीजेपी है और जो मैं फिर से कहूँगा कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लिया करती है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे तो मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मन से भी कहा कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, तो हो सकता है कि भूपेंद्र पटेल को ही फिर से मौका दिया जाए। और एक नाम और मुझे लगता है मेरे जेहन में, पता नहीं, क्योंकि इस चुनाव में जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े लेकिन वो बहुत खास हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दोनों। हो सकता है कि उनको भी गुजरात भेजा जाए किसी कोई बड़ी जिम्मेदारी देके। और बहुत ज़्यादा फेरबदल मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा है वो ये परफॉर्मेंस जो उन्हें पूरा फेरबदल चुनाव से पहले, आप सबको पता है कि चुनाव से पहले फेरबदल हुआ था, तो बहुत ज़्यादा फेरबदल होने की संभावना नहीं। और जो नए चेहरे आए, जैसे आप लोगों ने कहा कि अभी जो हार्दिक पटेल हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जगह मिलने वाली है कैबिनेट में, क्योंकि बहुत सहज स्थिति में है भाजपा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा। बिल्कुल, देखिए रणनीतियां अब यहाँ से पूरी अब सेट हो रही है कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। रुद्र जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आपका।